सो बेटा नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो बेटा वर्क, यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे कि मैकेनिकल वर्क कब होता है। नॉर्मली बहुत बच्चे इस वर्क को वो इंग्लिश की डिक्शनरी से ढूंढने लग जाते हैं। काम, वर्क करने का मतलब है कि कोई काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है मैकेनिकल वर्क की। तो मैकेनिकल वर्क कब होता है, सबसे पहले ये सोचना जरूरी है। देखो बेटा, अगर आप कुछ एफर्ट लगा रहे हो, किसी चीज के ऊपर एफर्ट लगा रहे हो, जैसे ये मास है, इस मास के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आपके एफर्ट को तब तक नहीं माना जाएगा कि वो कोई वर्क कर रहा है जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट का मतलब है कि आप एफर्ट किस लिए लगा रहे हो, ताकि इस बॉडी की शेप सही चेंज हो जाए, ये बॉडी अपनी जगह से हिल जाए, ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। तो जब तक बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, जब बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, तब तक हम बोलेंगे कि देयर इज नो वर्क डन। ओके, आप दीवार को बेटा धक्का दे रहे हो, दीवार नहीं हिल रही, इसका मतलब है आपने दीवार के ऊपर कोई काम नहीं किया है। ओके, सो मैकेनिकल वर्क कब होता है, अ वर्क इज सेड टू बी डन, अ वर्क इज सेड टू बी डन, a work is said to be done if force acts on a body and body get displaced from its position. Clear है बेटा? Okay, so this is the definition of work. मैथमेटिकली वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैथमेटिकली वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ये फोर्स है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, और ये एंगल बना रहा है थीटा। सो और ये बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, एस डायरेक्शन में। तो फोर्स का एस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज एफ कॉस थीटा। सो एफ cos theta into s is work done, or you can say work done is equals to f dot s. तो ये डॉट प्रोडक्ट है। वी नो डॉट प्रोडक्ट कब होता है, जब स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है बेटा ये। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑलरेडी बना चुके हो, m1 l2 t minus 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क डन का। देन यूनिट की बात करोगे बेटा, इसका यूनिट क्या बन जाता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेकंड रेज़ पर माइनस 2 भी बोल सकते हो, और इसे बोल दिया जाता है जूल, जूल जाउल जो भी आप बोलते हो। ओके, ये है एसआई यूनिट। ओके, ये क्या है बेटा, एसआई यूनिट। अगर सीजीएस की बात करोगे, सीजीएस में क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और इसमें आ जाता है आपका अर्ग, ERG अर्ग, ये आपका सीजीएस यूनिट है। एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। ये आप डायमेंशनल एनालिसिस में करके आ चुके हो, मैंने सीधा वहां से उठा दिया बेटा। ओके, सो वर्क कब होता है, वर्क को मैथमेटिकली आप कब कैसे कैलकुलेट करते हो, एंड देन वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। सो दिस इज सिंपल कंसेप्ट हियर वर्क डन का। ओके सर, स्केलर कैसे हुई? बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास स्केलर आउटपुट आता है। और वैसे भी देखो बेटा, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी आपने देखा है कि नॉर्थ की तरफ 10 जूल वर्क हुआ है और साउथ की तरफ 1 जूल वर्क हुआ है, कभी ऐसा होता है, नहीं। हम लोग सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल 20 जूल, सिंपल न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है, मैग्नीट्यूड लिखा होता है, वर्क डन के साथ कभी डायरेक्शन नहीं लिखी होती। तो इसीलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके सर। तो बेटा, ये जो कंसेप्ट किया है W वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, यहाँ पे ये कंसेप्ट तब लगता है जब फोर्स आपकी कांस्टेंट हो।
फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब आपकी फोर्स वेरी कर रही है तब कैसे वर्क डन होगा बेटा। वेरिएबल का मतलब है फोर्स आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते बेटा। उस केस में हमें अलग मेथड से सोचना होगा। जैसे बेटा कोई फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है, ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो इस केस में हमें सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालना होगा जो बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेस करेगा dx। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करके, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करके बेटा टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। सो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा जितनी फोर्स लग रही है इनटू dx, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और टोटल वर्क डन के लिए क्या केस हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw means integration of f dot dx. So this is your work done. So in case of variable force, instead of applying direct formula, you can apply this formula. You have to apply this formula. That is, you have to find the work done by integrating the result. Okay. So हम लोग बेटा f dot dx को integrate कर देंगे force और डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, क्योंकि फोर्स समय समय पे चेंज हो रही है। यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x है, इस वक्त fx फोर्स लगी है, जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो फोर्स कुछ और हो जाएगी। तो हम लोग सीधा ये रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड फोर्स का अभी 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन इंटू 1 2 हो गया जी। थोड़े टाइम बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन हो गया, तो फिर 2 इंटू वट, तो ऐसे करके कैसे करेंगे बेटा, तो सीधा इंटीग्रेट करेंगे उस केस में हम लोग। ओके, यहाँ पे ये केस है कि इफ force is dependent on displacement। वैसे तो बेटा देखो बोर्ड लेवल में इतने तक का ही आता है, इससे ज्यादा नहीं कोई पूछता आपसे। ओके, बट व्हाट अबाउट अगर आपका फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब f डॉट dx तो मैंने लिख दिया बेटा। देखिए यहाँ पे फोर्स को मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं, बट जो फोर्स है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बेटा, हमें टाइम लेके आना पड़ेगा। तो मैं dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dx by dt, एंड dx by dt का मतलब हो गया वेलोसिटी। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू वेलोसिटी इंटू dt। तो इसमें क्या होगा, हम डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी का करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt के साथ उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि बेटा जिसका फंक्शन होता है उसी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होती है, और अगर फोर्स टाइम का वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी टाइम का वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे, तभी इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स जो आएंगी वो टाइम की लिमिट्स आएंगी, यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो टाइम की लिमिट्स आएंगी। इस फॉर्मूला में जो लिमिट्स आएंगी बेटा वो डिस्प्लेसमेंट की आएंगी, 0 to x, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स आएंगी। सो ये आपका केस था बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैं आपको इन दोनों के बेस्ड क्वेश्चंस करवा देता हूं, जैसे क्वेश्चन आपको ये आता है बेटा। तो यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा, a force F is equals to 3x plus 4 is acting on a body
find the work done, find the work done on a body when it get displaced by 2 मीटर। ओके, जब बॉडी 2 मीटर से डिस्प्लेस्ड होगी तो तब कितना वर्क डन हुआ बेटा। तो कैसे करना है, इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा। अब सबसे पहले बेटा देखो फोर्स क्या है, फोर्स 3x प्लस 4 है, मतलब x का फंक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है देन वर्क डन इज इक्वल्स टू f डॉट dx। हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है बेटा यहाँ पे, तो फोर्स को लिख देंगे 3x प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा dx। ओके, और साथ में आ जाएगा cos 0, क्योंकि बेटा फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो ये बन गया 3x प्लस 4 dx cos 0। ओके, सो अब कहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर से, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके 2 मीटर तक डिस्प्लेस हो रहा है। सो इंटीग्रेट करना है। इसके बाद देखो बेटा 3x, अभी तक मैक्सिमम हम लोग डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व कर रहे थे। ये पहली बार हुआ है जहाँ पे हम डिस्प्लेस में इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये अरिथमेटिक फंक्शन है। अरिथमेटिक फंक्शन मतलब x रेस्ट पर n वाला है, तो इसमें इंटीग्रेट करते थे n की पावर +1 और n + 1 से डिवाइड कर देते थे, ऐसे इंटीग्रेशन होता था। 3x रेस्ट पर 1 है बेटा, तो मतलब ये बन जाएगा 3x रेस्ट पर 1 + 1 2/2 प्लस 4 है, 4 का मतलब x साथ में x रेस्ट पर 0 है, 4 का मतलब है 4 × x रेस्ट पर 0 है, तो ये बन जाएगा 4x रेस्ट पर 1/1 और इसमें लिमिट डाल देंगे 0 to 2। जिनको ये नहीं समझ आया प्लीज वंस गो थ्रू मैथमेटिकल टूल पार्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, अब लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बेटा, ये जो इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन बनी है इसमें पहले वेरिएबल x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, माइनस करके फिर 0 पुट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3/2 x स्क्वायर था मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 × x रेज़ पर 1 था, ये आ गया 2 लिमिट पुट करके, फिर माइनस करके लोअर लिमिट मतलब 0 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप थोड़ा सा फास्ट करने लग जाओगे। ये कितना बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया 3 to 6 प्लस 8 14 माइनस 0, तो 14 जूल इज योर आंसर। ये आपका आंसर है बेटा। सो इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से देख लो बेटा। क्वेश्चन में हमें फोर्स दे दिया था और बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट है हुआ है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है कि आप फोर्स F is equals to 3I plus 4G is acting on a body find the work done on a body in displacing it from origin to 4,3। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, एक बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, और इसने क्या किया, बॉडी को 0 मतलब ओरिजिन से मतलब 0,0 से उठा के कहां पे ले गया, ये बॉडी को ले गए 4,3 के ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, 0 to 4,3, ये क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हुआ। ये S इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कैसे बताया था मैंने बताया था ये जो x2 कोऑर्डिनेट है इसमें से ओरिजिन 0, तो 4 - 0 साथ में क्या लिख दोगे, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग इतना चेंज हुआ है, i कैप प्लस 3 - 0 j कैप। सो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया है 4i प्लस 3j। फोर्स आपको ऑलरेडी दे रखा है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। सो वर्क डन कैसे आएगा बेटा,
वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डॉट एस। देखो बेटा फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा 3i प्लस 4j, ये डायरेक्शनें दे रखी है साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स और वाई के साथ चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3i, फोर्स कितना है 3i प्लस 4j और डॉट 4i प्लस 3j। अब आपको सिर्फ बेटा डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाला आई वाले के साथ 3 इंटू 4 12 प्लस जे वाला जे वाले के साथ 12, तो आंसर क्या आ गया बेटा 24 जूल। ये आपका आंसर है। सो इजी है बेटा ये भी, इसमें भी कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में फोर्स को मैं टाइम के साथ वेरिएबल दिखाऊंगा। देखो जैसे दिया हुआ है क्या, फोर्स F इज इक्वल्स टू 3t, F इज इक्वल्स टू क्या देखा 3t is acting on a body, is acting on a body of mass 3 kg. Find the work done on a body for first 2 seconds. बेटा ऐसा है कि यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकंड, तो टाइम की लिमिट देके उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर दिया हमारे लिए। कई बार यहाँ पे फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल होता है और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स देते हैं। ओके वो थोड़ा सा और अलग वे में करना पड़ता है, उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, बट इसे कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को पहले वो देख लेते हैं। सो हमारे पास फोर्स दे रखा है बेटा 3t, तो अब वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स। अब जब फोर्स वेरिएबल है टाइम का, बेटा t को हम dx के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है बेटा। ओके हम लोग यहाँ पे फोर्स को dx के साथ इंटीग्रेट सीधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे पहले टाइम को वेरिएबल बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो dx बाई dt इंटू dt आ जाएगा बेटा। ओके सो ये अब क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बन जाएगा एफ डॉट वी इंटू डी टी। सो अब बेटा फोर्स का वैल्यू तो 3t दे रखा है, बट वेलोसिटी कहीं नहीं गिवन है। फोर्स आपको दे रखा है 3t, बट वेलोसिटी इज मिसिंग। अब वेलोसिटी कैसे निकालें, ये चैलेंज है हमारे लिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तभी मैंने बोला कि ये टफ है, क्योंकि इसमें बेटा वेलोसिटी नहीं दे रखा। अब इसको वेलोसिटी कैसे निकालें, बेटा वेलोसिटी का फोर्स के साथ सीधा कोई लेना देना नहीं। वेलोसिटी का होता है एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो किसी ना किसी मेथड से मैं एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल का फंक्शन कुछ निकालूं, तब बात बनेगी मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स दे रखा है 3t, मास क्या दे रखा है बेटा 3 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3, और एक्सेलरेशन क्या आ गया t आ गया बेटा। Now we know acceleration is equals to क्या होता है dv by dt। so dv क्या आ गया, dv is equals to आ गया 8 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी v, इधर इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है v इज इक्वल्स टू a का इंटीग्रेशन मतलब t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा। t का होता है t रेस पावर 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में रेस टू पावर जितना होता है बढ़ जाता है, t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ये देखो बेटा यहाँ पे ये अरिथमेटिक फंक्शन है t रेस टू पावर 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लिया बेटा हमने। ओके सो वेलोसिटी दिया नहीं हुआ था इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया, फोर्स से, हमेशा ऐसे ही होगा बेटा, फोर्स से एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकलेगा। इस वेलोसिटी से आगे आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दी हो ना, तो फिर यहाँ से एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। तो अब इनको पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। सो वी हैव वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वी इंटू डी टी। फोर्स हमारे पास है 3t और वेलोसिटी है t² बाई 2 इंटू आ जाएगा dt।
और टाइम की लिमिट क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड 0 to 2। तो अभी ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3/2 और टी क्यूब डी टी। फिर से इंटीग्रेशन करना है तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी रेस्ट पावर 3 है तो दिस विल बी टी रेस्ट पावर 4/4 और लिमिट डाल देंगे 0 to 2 तो 3/8 बन जाएगा पहले तो, और टाइम की रेस्ट पावर में क्या करेंगे बेटा, टी की जगह 2 पुट कर देंगे पहले, फिर माइनस करके टी की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, 3/8 इंटू टी रेस्ट पावर ये 16 हो गया है माइनस 0, तो ये कटिंग हो गई 2 और 3 to 6 जूल आंसर आ गया बेटा आपके पास। दिस इज योर आंसर। तो ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें फोर्स को टाइम का फंक्शन बता रखा है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है बेटा, ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें, जिसमें हमें वेलोसिटी का वैल्यू फोर्स से निकालना होगा। आपको हमेशा ही फोर्स दिया होगा साथ में मास दिया होगा, इन दोनों चीजों से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकलेगा। ओके सर। ओके यस सर। ओके इसी क्वेश्चन में in previous question find work done for first 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिफरेंस है बेटा, लिमिट्स का, वहां पे टाइम दे रखा था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो वर्क डन फिर से बेटा देखो, वर्क डन आपका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा यहाँ पे, कि जो आपका फोर्स है वो टाइम का फंक्शन दे रखा है 3t दे रखा है, बट जो लिमिट्स है वो डिस्प्लेसमेंट की दे रखी है। तो आप क्या करें, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इन दोनों में बेटा, अब जैसे हमने पीछे किया था वैसे कर सकते हैं हम लोग कि जब फोर्स टाइम में दे रखा है तो यहाँ पे dt बना लें, बट dt बनाएंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt हो रहा है, बट लिमिट टाइम की है और लिमिट डिस्प्लेसमेंट की है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आप इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसका क्या मेथड है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली बेटा, इसको आप दो वे में सॉल्व कर सकते हो। मैं इजीएस्ट वे जो मुझे इजी लगता है वो बता रहा हूँ, आप दूसरा वे भी सोच सकते हो। मैं यहाँ पे इसे dt में नहीं कन्वर्ट करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, पहले dx की वैल्यू निकालूंगा। dx की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, मुझे फोर्स दे रखा है dt और फोर्स दे रखा है t, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय m, सो दिस विल बी 3t/3 विच मींस t। वंस आई नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है dv/dt। सो यहां से dv इज इक्वल्स टू आ गया a dt, और यहां से मैंने वेलोसिटी निकाली बेटा, v इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास t dt, ओके, विच मींस ये आ गया है t²/2। अब वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है बेटा, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx/dt। ओके, वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx/dt। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ है 3t²/2 और इंटू आ गया dt इज इक्वल्स टू आ गया dx। ओके, अब देखिए बेटा, ये dx की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो, ये वाली dx की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो, बट अभी प्रॉब्लम एक और आएगी कि यार जो लिमिट्स है वो 2 मीटर की है। ओके, लिमिट्स जो है वो 2 मीटर लिमिट्स है। तो अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमें वो टाइम निकालना होगा सबसे पहले, क्योंकि बेटा लिमिट्स भी टाइम की बनानी पड़ेगी। ये चीज बेटा बच्चे बहुत, आप स्टार्टिंग है आपका मैथमेटिक्स में, जी नॉन मेडिकल वालों के लिए तो फिर भी आगे जाके पढ़ोगे आप, लेकिन मेडिकल वाले ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, ये अगर फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, यहाँ में लिमिट भी x की होनी चाहिए, या फिर अगर ये फंक्शन टाइम का है यहाँ पे dt होना चाहिए और यहाँ पे भी लिमिट टाइम की होनी चाहिए। ये चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। बहुत बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और होता है, लिमिट्स दूसरे वेरिएबल की डाल देते हैं, जब लिमिट्स टाइम की डाल के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर
डिस्प्लेसमेंट की लिमिट और यहाँ पे टाइम रख देते हैं, ये दोनों गलत है, आपको दोनों को ये करना पड़ेगा। अभी देखिए इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या बना लिया, वर्क डन इज इक्वल टू बन चुका है, फोर्स है मेरे पास 3t और dx की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास t स्क्वायर बाय 2dt। और आप ऐसे नहीं करना चाहते, पहले वाले की तरह ही सोच लो यार, चलो आप नया मेथड सोचो ही ना, dx टू से सोचो, छोड़ो। क्या बोला था मैंने, जब ऐसे आ जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वी डी टी, सेम बनेगा रिजल्ट। फोर्स का था 3t, ये था टी स्क्वायर बाय 2 और dt। देखो यही मैंने इधर लिखा था, पहले भी मैं ऐसे ही लिखा था, अभी मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, तो वो dx की वैल्यू निकाल के डाल दो, जब v की डाल के dt लिख दो साथ में, सेम मतलब है दोनों का बेटा। ओके, क्योंकि dx इज इक्वल टू भी तो v dt ही है आपका। तो ये आ गया। अब लिमिट्स बना लिया बेटा यहाँ पे टाइम की। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें एक स्टेप ये बढ़ गया कि यहाँ पे लिमिट्स अब हमें टाइम की बनानी होगी। उसमें एक स्टेप बना था कि वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली हमने। फिर एक स्टेप और बढ़ गया कि यहाँ पे लिमिट्स भी टाइम की बनानी पड़ेगी। अब लिमिट्स टाइम की कैसे, देखो बेटा मेरे पास लिमिट्स है डिस्प्लेसमेंट की 0 to 2 मीटर, तो मुझे टाइम निकालना है, इनिशियल टाइम कितना है, फाइनल टाइम कितना है, तो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम निकालना है, तो लिमिट्स क्या बन जाएगी 0 to t बन जाएंगे बेटा यहाँ पे। अब ये t की वैल्यू निकालें, यहाँ पे कितना होगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो बेटा इस एक्सप्रेशन को फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू टी क्यूब, और टी रेस्ट पर 2 था, 2 + 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 3 6 हो गया। ये नीचे 2 था ना बेटा, तो एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 6 बन जाएगा टोटल इंटीग्रेट करके। सो अब देखिए बेटा अगर x की वैल्यू 2 है तो टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी बाय 6, तो 6 × 12, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 12 रेस्ट पर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 12। चलो यहाँ पे बाई चांस वैल्यू ऐसी बन गई तो आप ऐसी रख लो, क्यूब रूट ऑफ 12 बन गया बेटा ये। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगे 0 to क्यूब रूट ऑफ 12। ओके, अब इसके बाद आपने इंटीग्रेट कर देना और लिमिट्स ही बन जाए। तो यहाँ पे हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा इसमें बेटा, ऐसे क्वेश्चन में। ओके, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा आपको इसमें। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा इसमें। नेक्स्ट, अब एक और मेथड होता है बेटा वर्क डन निकालने का, वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी मैंने लिखा है बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है एफ डॉट डी एक्स, और मैंने आपको एक बहुत अच्छे से चीज पहले से समझा चुका हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है, तो बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है हमें, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ये कुछ कर्व दे रखा है और वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम दिस कर्व, तो देयर इज नथिंग टू वरी एज एरिया अंडर दिस कर्व will give us this work done. ओके, ऐसा क्यों हुआ है बेटा, देखो f इंटू एक्स है, मैं हमेशा आपको ऐसे याद दिलवाता हूं कि इन दोनों एक्सिस है, इनके ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई ना, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है f इंटू एक्स, दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। अगर f बाई एक्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इसके स्लोप से, ऑल्दो वी डोंट नो एनी फिजिकल क्वांटिटी बाई f बाई एक्स जो होती है, तो इसलिए इसका स्लोप कुछ नहीं बताएगा, बट इसका एरिया क्या बता देगा, वर्क डन। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व will give us work done. So this is clear. Okay, अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
सो क्या है बेटा इनकी डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है बेटा? those forces whose work done depends on initial and final position of body, initial and final position of body, means क्या है? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स is independent of path followed by body, path followed by body। इसकी एग्जांपल्स क्या है ऐसी फोर्सेस की बेटा? इसकी एग्जांपल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 11th में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 12th में पढ़ोगे आप लोग। इलास्टिक फोर्स, ये भी 11th में पढ़ लेते हो आप लोग। इलास्टिक फोर्स जैसे स्प्रिंग के अंदर होता है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चे जब डेफिनेशन आती है ना, बच्चे पता क्या लिखते हैं? दोज फोर्सेस विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा फोर्सेस नहीं इनिशियल फाइनल, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है जब आप लिख देते हो कि फोर्सेस डिपेंड अपॉन इनिशियल। सेंस कब बनती है? जब ये लिखते हो फोर्स हुज वर्क डन। ये वर्ड बहुत बच्चे मिस करते हैं, हुज वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बेटा। ओके, ऑन कॉन्ट्रेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, those forces whose work done depends upon path followed by body, path followed by body। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता है। ओके, आज की लास्ट क्लास में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, टाइप ऑफ वर्क डन। बेटा 3 तरह का वर्क डन आप सोच सकते हो। सबसे पहले आता है पॉजिटिव वर्क डन। बॉडी आपकी पॉजिटिव वर्क कब करेगी? बेटा वर्क डन क्या होता है? F = Fs cos थीटा होता है। तो जब cos थीटा आपका पॉजिटिव होगा, और cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा। ओके, पहले और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 से लेके 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 90 से छोटी, तब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा बेटा? नेगेटिव वर्क डन जब cos थीटा नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 के इक्वल या 180 के छोटी। 180 के इक्वल cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। cos 0 कितना होता है? +1 होता है। ये याद रख लेना बेटा। ओके, इसकी एग्जांपल जैसे है फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन ज्यादातर क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है। फिर आता है बेटा जीरो वर्क डन। ऑल्दो फोर्स एक्ट कर रही है, बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है, फिर भी वर्क डन 0 हो रहा है। वो कब होगा? जब cos थीटा 0 होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी। ओके, एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है और फोर्स जो है इधर लग रही है। एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव वर्क डन, कोई भी फोर्स जो बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा बेटा। सो ये आज के लिए इतना ही है। सो ये आज हमने वर्क डन कवर किया है बेटा। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को भी देखिए, प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो भी मिल रहे हैं उन्हें सॉल्व करिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।